नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिरथरिया। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लीवर और पैनक्रियाज से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। इसको समझेंगे हम कि लीवर और पैनक्रियाज की फंक्शन क्या क्या है और देखेंगे कि फैट को कैसे मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, और जिनका ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ रहा है, जिन भी पेशेंटों का, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और जिनका शुगर वगैरह बढ़ रहा है, शुगर से रिलेटेड भी ये पूरा इसमें हम वीडियो में समझेंगे कि कैसे कैसे शुगर बढ़ता है और किस प्रकार से हमको रहना चाहिए जिससे कि ट्राइग्लिसराइड और शुगर हमारा ना बढ़े। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से लास्ट तक देखें। क्योंकि आपको ये वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लीवर और पैनक्रियाज के फंक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें हम। चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ओरल कैविटी से लेकर इसोफेगस तक समझ लिया था। सेकंड पार्ट में हमने स्टोमक का समझ लिया था। दोस्तों, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें। हमने थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इधर तक हमने समझ लिया था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहां पर एक तो फाइनली डाइजेशन भी होता है। अगर हम लास्ट डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनली डाइजेशन होता है, ठीक है। ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है। देखिए, स्टोमक के नीचे पैनक्रियाज स्थित है और ये लीवर इधर पर है। इसके नीचे ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये इधर पे है। ड्यूडिनम वाला पार्ट क्या है? जो स्टोमक का लास्ट वाला पार्ट है, यहां से स्टार्ट होता है ड्यूडिनम, और ये जीजिनम वाला पार्ट है और ये इलियम वाला पार्ट है। इधर से लार्ज इंटेस्टाइन लग जाती है। तो ड्यूडेनम से ही देखिए आप लीवर और पैनक्रियाज अटैच है। तो यहां पर क्या क्या है समझ लेते हैं। लीवर और पैनक्रियाज। तो आज हम लीवर और पैनक्रियाज के बारे में समझेंगे कि लीवर यदि खराब हो जाता है तो हमको क्या क्या समस्या हो सकती है, लीवर के फंक्शन क्या है, और हमको फैट का डाइजेशन में लीवर कैसे हेल्प करता है, ठीक है। और पैनक्रियाज के बारे में भी समझेंगे कि पैनक्रियाज के फंक्शन क्या क्या है और ये कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन करता है और कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अभी हम पूरा इसको समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा लीवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर हमारे डाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दोस्तों, लीवर जो है इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। हमारी बॉडी की अगर लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में कहें तो ये लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर अंग की बात करेंगे या ऑर्गन की बात करेंगे तो शरीर में सबसे बड़ी हमारी स्किन है ऑर्गन में, ठीक है। पर ये ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर है। और अगर सेकंड ऑर्गन के बारे में बात करें तो फिर हम क्या है, लीवर हमारा सेकंड ऑर्गन लार्जेस्ट है। एक्चुअली में इसका वेट क्या होता है, 1.3 से 1.6 केजी, ठीक है। और लीवर से ही जो लीवर जिन सेलों से मिलकर बनता है उन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। और इसकी जो स्टडी होती है, जहां पर लीवर की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी, यही लिख देते हैं हेपेटो। जहां जिस विभाग में अगर हम बात करें लीवर की स्टडी की जाती है तो वो हेपेटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेसिकली। और इसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर का भी यूज क्या क्या है। अब हम समझते हैं लीवर के फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। लीवर जो है सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है लीवर के अगर देखें तो, लेकिन मोस्टली हम 6-7 फंक्शन आपको ऐसे बता देते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जनरली व्यक्तियों को भी पता होना चाहिए कि लीवर के हमारे डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। तो लीवर द्वारा दोस्तों बाइल जूस, किसका, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ही यहां पर फूड मटेरियल आता है तो यहां पर बाइल जूस डाल दिया जाता है। उसमें बाइल जूस में क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है और बिलीवर्डेन होता है। अब जैसे ही बाइल जूस का सिक्रीशन अगर मान लीजिए लीवर से ज्यादा हो गया, तो बाइल जूस का सिक्रीशन अगर ज्यादा होगा तो ये सब चीजें क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी। अब आप देखिए कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, जिन लोगों को पीलिया की शिकायत रहती है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, जिनको जॉइंडिस जिसे कहते हैं हम,
तो उसमें क्या होता है कि बाइल जूस का सिक्रीशन जब ज्यादा होने लगता है तो ये बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे क्या होता है जब आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि बिलिरुबिन कैसे होता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से, है ना, आरबीसी के ब्रेकडाउन से, है ना। अब जब आरबीसी टूटेगी, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, ठीक है, लाल रक्त कणिका। तो ये रेड ब्लड सेल जब टूटती हैं, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसके कारण ये आरबीसी लाल दिखाई देती है, उसमें भी आयरन और प्रोटीन से मिलके बनता है। और जैसे ही आरबीसी टूटती है तो आरबीसी के टूटने से ही ये क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है और यहां पर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में ये इधर पे स्टोर होने लगता है और ये फिर ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में क्या होता है, जब जब भी टेस्ट करेंगे हम बिलिरुबिन का तो बिलिरुबिन की फाइंडिंग ज्यादा आने लगती है, ठीक है। तो बिलिरुबिन कैसे बढ़ता है, आरबीसी के टूटने पर। आरबीसी भी कैसे टूटेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्षति पहुंच रही है किसी प्रकार से, आपने ज्यादा ऑयली या ज्यादा हाई पावर की पैरासिटामोल वगैरह या कोई अभी हम समझेंगे हाई टॉक्सिक वगैरह कुछ लीवर में किसी प्रकार से क्षति हो रही है तो आरबीसी टूटेंगे और टूटने से ब्रेकडाउन से क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। एक्चुअली में अब क्या होता है कि यहीं पर हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है कहां तक, हमारी ब्लड सेल से हर सेल तक पहुंचाता है ऑक्सीजन और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है हीमोग्लोबिन और फिर बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिनको पीलिया या बिलिरुबिन हो जाता है, जिनको जॉइंडिस हो जाता है, तो उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी कम जाती है। तो अब आप देखिएगा किसी किसी की स्किन में भी पीलापन आ जाएगा, नेल्स में पीलापन आ जाता है, आई में आप देखेंगे तो येलो कलर की आई हो जाती है ना। तो उन लोगों में ये ऑक्सीजन का लेवल भी कम जाता है और लीवर खराब होने के ये सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। तो बाइल जूस का मेन काम क्या है कि ये फैट का डाइजेशन करता है। किस चीज का, फैट का डाइजेशन करता है यहां पर समझ लेते हैं फैट का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब ये फैट हमने समझा था, फैट का डाइजेशन जब होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, मान लीजिए ये फैट है, इसको छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांट देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, फैटी एसिड का एब्जॉर्बेशन। फैट तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, हमने आपको समझाया था 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों को किसमें कन्वर्ट करना है वो भी हमने समझ लिया था, स्टोमक तक हमने प्रोटीन समझ लिया था, फैट को किसमें, फैटी एसिड में यहां पर तोड़ा जाता है लीवर द्वारा, जो कि बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। अब हम लीवर के फंक्शन समझ लेते हैं। तो लीवर क्या है मेनली दोस्तों, सबसे पहले यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल होती है ना। यूरिया का फॉर्मेशन अगर कोई पूछे तो कहां पर होता है, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और यूरिया का जब फॉर्मेशन होता है तो यूरिया क्या ब्लड स्ट्रीम में मिलकर कहां पर चला जाता है, किडनी के थ्रू यूरिन से पास आउट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शब्द आया, ग्लाइकोजन क्या है, जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसमें शुगर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट से टूटते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स में आते हैं, और शुगर जो होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे ब्लड में या फिर इधर पे ज्यादा हो जाता है, जितने की हमको जरूरत है उतना तो ठीक है, इंसुलिन द्वारा वो बाइंड होगा और फिर कहां पर, सेल तक पहुंचेगा और सेल से हमको एनर्जी मिल जाती है। पर अधिक ग्लूकोज क्या होता है, हमारा लीवर स्टोर करके रखता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने का फंक्शन भी कौन करता है, लीवर करता है। और जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की तो लीवर द्वारा ही ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो भी अभी हम समझेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि इंसुलिन द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज बाइंड होता है और सेल तक वहां पर पहुंचकर एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये लीवर में स्टोर रहता है की कैपेसिटी भी किसमें होती है, लीवर में होती है। अब रीजनरेशन मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब खुद से ही डेवलप करने की क्षमता। अगर मान लीजिए आपने लीवर को आधा काट दिया है तो लीवर खुद से ही अपना 2 लीवर बन जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आधे लीवर को क्षति पहुंच जाती है, कि आधा लीवर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, बहुत इन्फेक्शन हो चुका है उसमें, अब डॉक्टर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी देगा, या फिर जिन चीजों से क्षति पहुंची अगर आपको वो पता है, अगर आप वो छोड़ देते हैं तो भी लीवर अपना फिर से रिकवर करने की कैपेसिटी खुद में रखता है, ठीक है, वो खुद से ही ठीक होने की कैपेसिटी रखता है। तो हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन, मैक्सिमम रीजनरेशन, मैक्सिमम रीजनरेशन की कैपेसिटी भी लीवर में होती है, ठीक है। अच्छा, विटामिन को स्टोर करता है, किसको, विटामिन को
विटामिन बी कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ये फैट सॉल्वेबल विटामिन है फ्रेंड्स, है ना? कौन से? फैट सॉल्वेबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ए, डी, ई, के जो विटामिन है, इनमें से भी सबसे ज्यादा विटामिन अगर कोई पूछे तो विटामिन ए लीवर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये विटामिन ए, डी, ई के सभी पाए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये फैट सॉल्वेबल है, ये फैट को भी स्टोर करके रखता है फ्रेंड्स। क्या? फैट को भी स्टोर करता है। तो फैट को स्टोर करने का काम भी करता है। अब जो जिस टिश्यू में ये फैट स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, है ना? एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल। देखिए, समझने की बात यह है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि एल्कोहल से हमारा लीवर खराब होता है। तो यस, एल्कोहल से आपका लीवर खराब होता है। बहुत सी कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लीवर के लिए नुकसानदायक है, जैसे आप बाहर से एल्कोहल ले रहे हैं, कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, है ना? तो अभी हम समझ लेते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, दोनों समझ लेते हैं। ड्रग्स, ठीक है। अब जो अल्कोहल पीते हैं, ओकेजनली कभी कभी पीते हैं, ठीक है, उनका तो ठीक है, जैसे तैसे चल रहा है काम। क्यों? क्योंकि लीवर में हमने अभी बताया कि रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, खुद से ही ठीक होने की कैपेसिटी होती है। पर बहुत से लोग आप देखेंगे कि दिन डेली का उनका काम है, डेली अल्कोहल लेते हैं, कोई बहुत से लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, बहुत से लोग पेन किलर वगैरह डेली खाते हैं। तो उनका लीवर क्या होता है? धीरे 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 क्षतिग्रस्त होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि लीवर काम करना बंद कर देता है और लीवर फेलियर हो जाता है। फिर डॉक्टर भी उसमें बता देते हैं कि भाई इसका लीवर खराब हो चुका है। तो इम्यूनोलॉजिकल से मतलब क्या है? इम्यूनोलॉजिकल, है ना? ये बैक्टीरिया को किल भी करता है। जैसे ही फूड मटेरियल यहाँ आता है, अभी हमने देखा था कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं हमारे खाने में, तो वो कहां पर? माउथ से लार द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। बचे कुचे जो आते हैं वो एचसीएल द्वारा पेट में खत्म कर दिए जाते हैं। पर उसके बाद भी अगर थोड़े बहुत भी बैक्टीरिया हमारे इधर पे आ जाते हैं ड्यूडेनम में, तो ये लीवर द्वारा क्या होगा? यहाँ पर फैगोसाइटोसिस की होती है। क्या? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस द्वारा क्या होता है? उसका भक्षण कर लिया जाता है, बैक्टीरिया का, उसको खत्म कर दिया जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी सेल बैक्टीरिया को खत्म करती है, लीवर की कौन सी सेल, तो हम क्या बताएंगे? कफर सेल। कफर सेल होती हैं जो लीवर में, वो बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। ठीक है, और लास्ट फंक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन में भी आया है कि लीवर द्वारा जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ना? प्रोटीन, इसका लीवर से प्रोटीन, दो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से? एक होता है हेपेरिन और एक होता है फाइब्रिनोजन। अब हेपेरिन और फाइब्रिनोजन से क्या समझते हैं आप? देखिए, हेपेरिन जो होता है ये हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। हेपेरिन समझिए, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। क्यों? अगर आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कहीं ब्रेन में क्लॉट हो गया, कहीं हार्ट में क्लॉट हो गया, है ना? कहीं अटैक वगैरह जो भी आते हैं, बहुत से लोगों को ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ने से आते हैं, पर बहुत से लोगों को हेपेरिन कम सिक्रीशन के कारण भी जगह जगह पर क्लॉट बन जाते हैं। उसके कारण सर्कुलेशन रुक जाता है और व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो अब क्या है? हेपेरिन जो है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, पर शरीर के अंदर ये काम कहां करता है? शरीर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इधर? बॉडी के अंदर हेपेरिन, ठीक है। और फाइब्रोनोजन के बारे में भी समझिए। फाइब्रोनोजन क्या है? ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। अब आप कहेंगे कि ये तो क्या हो गया कि ये क्लॉट नहीं होने दे रहा और ये कर रहा है, पर ये जो हेपेरिन है ये बॉडी के अंदर कार्य कर रहा था। और फाइब्रोनोजन जो होता है, ये जब आपको कट लग जाएगा या कहीं छुल जाओगे या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है जहां से ब्लीडिंग वगैरह होना चालू हो जाती है, तो वहां पर क्या करता है? फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये हम कह सकते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहरी सरफेस पर, ठीक है, बॉडी के बाहर, ठीक है। अब हेपेरिन क्या है? हम कह सकते हैं कि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हेपेरिन क्या है अगर पूछ लिया जाए तो? एंटीकोगुलेंट है। ये क्वेश्चन भी आया है कि हमारे शरीर में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, तो हेपेरिन होता है दोस्तों, है ना। एंटीकोगुलेंट के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो हेपेरिन होता है। और ये कोगुलेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है।
कोएगुलेंट। तो इतना समझ में आ गया कि ये जो प्रोटीन होता है एक हेपेरिन और फाइब्रिनोजन का सिक्रीशन करता है। हेपेरिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, और फाइब्रिनोजन जो होता है वो शरीर के बाहर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब भी क्लॉटिंग फैक्टर अगर समझाएंगे तब उसमें अपन पूरा क्लॉटिंग फैक्टर में ये समझेंगे कि फाइब्रिनोजन का कैसा कैसा फंक्शन है और कहां पर करता है। अभी बस इतना समझिए कि लीवर द्वारा जो प्रोटीन का सिक्रीशन होता है वो ये होता है, और हमारे शरीर के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, तो हेपेरिन होता है, ये जो ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद लीवर के फंक्शन समझ लिए हैं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थे कि लीवर क्या क्या फंक्शन करता है और कैसे कैसे फंक्शन करता है और कैसे फैट को तोड़ने में कार्य करता है। अब उसके बाद भी जो बचा हुआ फैट है अब वो और कैसे टूटेगा, क्यों? क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स तो बहुत बड़ा रहता है ना, धीरे धीरे करके टूटेगा। यहाँ पर तो बहुत छोटे अमीनो एसिड बनाना है हमको, उसका एब्जॉर्बेशन करना है। तो अब देखिए पैनक्रियाज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज हमारे कहां पर स्थित होता है? स्टोमक के नीचे और पीछे तरफ सिचुएटेड होता है। ठीक है, लीवर का हमने पूरा फंक्शन पढ़ लिया है, अब हम पैनक्रियाज के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही भोजन यहाँ पर स्टोमक से यहाँ पर ड्यूडेनम में आता है तो यहाँ से लीवर द्वारा जो जूस सिक्रीशन होता है, तो ऐसे ही पैनक्रियाज द्वारा भी जूस सिक्रीशन होता है ना। और यहाँ पर दोनों डक्ट आकर मिलती हैं, एक पैनक्रियाज की डक्ट और लीवर द्वारा ये डक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला तो ये हो गया अपना, सेकंड हमारा पैनक्रियाज है। ठीक है, अच्छा इसका जो होता है अगर वेट के बारे में हम समझें कि वजन कितना होता है, तो 60 to 100 ग्राम। पैनक्रियाज का जो वजन होता है वो कितना होता है? 60 से 100 ग्राम होता है। ठीक है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार की ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में अभी हम अच्छे समझेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, ये भोजन के डाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? दो प्रकार की ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। एक होती है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और एक होती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये दो प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या काम करती है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही एंजाइम का सिक्रीशन होता है। किस चीज का? एंजाइम। अगर हम बात करें तो इससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है? तो एमाइलेज, लाइपेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। देखिए एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, यहां पर जैसे ही फूड आता है हमारा तो यहां से क्या एंजाइम सिक्रीशन होता है जिसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। अब वो क्या क्या चीज, ये क्या क्या काम करता है ये देखिए, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है ना, इन चीजों को तोड़ना है। ठीक है, तो एमाइलेज किस चीज को तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को। जो बच गया है उसको, जो भी कार्बोहाइड्रेट बच गया है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? एमाइलेज करेगा। लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट को, फैट को तोड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट एंड पॉइंट है, समझ लीजिए कि डाइजेशन का एंड यहां पर हो रहा है कि भाई अब एब्जॉर्बेशन की प्रोसेस अकेली रह जाएगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए इनको बड़े अणु से बिल्कुल छोटे छोटे अणु बनाना है ना, तो फैट को किसमें? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड और लिपिड जो है इसको तोड़ने का काम कौन करेगा? लाइपेज करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन के बड़े अणुओं को कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन तोड़ता है। ठीक है, ट्रिप्सिन इसको तोड़कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का तो हमने समझ लिया बहिस्रावी ग्रंथि का कि भाई ये एंजाइम सिक्रीशन करती है। ठीक है, अब इसी में होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी समझ लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या काम करती है।
एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है, ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किस चीज का? हार्मोन का। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं ना जिनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए इसमें उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या किसी का शुगर लो हो रहा है तो वो क्यों होता है इसमें समझ में आ जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या काम करती है? हार्मोन, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन कौन से? देखिए अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा का काम क्या है, ठीक है, सबसे पहले समझिए अल्फा का, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। क्या करती है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन होता है, उसका जो है अल्फा सेल जो है सिक्रीशन करती है, ठीक है। और बीटा सेल क्या? इंसुलिन। ये तो सभी ने सुना होगा। बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रीशन। और ये डेल्टा सेल क्या करती हैं? सोमेटोस्टैटिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। अब ग्लूकागोन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में? जैसे ही हमने देखा था लीवर में हमारे ग्लाइकोजन जो स्टोर हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में अगर ग्लूकोज होता है तो वो कहां पर स्टोर हो जाता है? हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। तो अब जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहेगी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कौन बनाएगा, कौन रेगुलेट करेगा? तो ग्लूकोज को जो है ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वही ग्लूकोज को बनाने का काम करता है और हमारे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? फिर उस चीज को इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? उससे बाइंड होगा और इंसुलिन बाइंड होकर सेल के अंदर प्रवेश कराएगा, उसे पहुंचाएगा और फिर हमको एनर्जी देगा। तो ग्लूकागोन का क्या काम है? ये ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। और ये इंसुलिन का काम क्या है? जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज से बाइंड होकर सेल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अच्छा, और एक्सेस अमाउंट में अगर रहेगा तो फिर वो क्या फिर लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है? इन दोनों को कंट्रोल, इन दोनों पर निगरानी रखने का काम, कि कौन सा हार्मोन कब सिक्रीशन करना है, कितना सिक्रीशन करना है, कोई गड़बड़ काम तो नहीं कर रहा है। ये इस चीज का मेंटेन करने का काम करता है, क्या? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया आपको, जो ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल जो होती हैं हार्मोन जहां से सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड समझ लीजिए, इसमें जो डक्ट होती हैं, जो 3 डक्ट होती हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार से जो डक्ट होती हैं, इन डक्ट को किसने देखा था? सबसे पहले साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, है ना। इसलिए इसका नाम रख दिया क्या? स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो इधर पे 3 डक्ट होती हैं दोस्तों, ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है इधर से जो एंडोक्राइन है और ये एग्लोक्राइन और ये एंडोक्राइन, तो यहां से एक डक्ट निकलती है 3, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन डक्ट में क्या? अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। ये डक्ट को सबसे पहले किसने देखा था? तो लैंगरहैंस द्वारा देखा गया, इसलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है, ठीक है, इट्स लैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारा शुगर लेवल क्यों बढ़ता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में ही शुगर रहता है और वो सेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। और फिर यूरिन में भी, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन में भी क्या? ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है और ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ आता है। अगर ग्लूकागोन की कमी आ जाती है तो क्या होगा कि ग्लूकोज बनने की प्रोसेस ही कम जाएगी, तो उन लोगों का क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कम होगा, जिसमें इसका कम फॉर्मेशन होगा तो कम ग्लूकोज होगा, इसका ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? इसका कम फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इन दोनों का देखिए अपोजिट काम है अच्छे से समझ लीजिए ये, क्योंकि शुगर वाले पेशेंटों को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसका सिक्रीशन अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। अगर ये जो है इसका सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल भी कम जाएगा हमारा, ठीक है, ग्लूकोज लेवल भी कम जाएगा। और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, है ना, अपोजिट काम। तो इसलिए इसको ये सभी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। अब हम लास्ट पार्ट में समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्बेशन होता है और किस हिसाब से प्रोसेस होता है, ठीक। नमस्ते।